गॉस लॉ से पहले मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको याद रखने के लिए क्या बोला था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट क्या, डीएस। ये बात बताया था आपको। यहां पर हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए एक टर्म का यूज करते थे, एरिया वेक्टर का। जिस एरिया वेक्टर के बारे में मैंने आपको बोला था क्या, कि अगर एरिया वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो एरिया निकालने तो आप सबको मिला जुला के आता होगा, मैग्नीट्यूड उससे आपको निकल जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे कि जो एरिया है अपना वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहां पार्टिकुलर गॉस लॉ में, पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में हमने देखा क्या, कि जैसे ही एरिया का डायरेक्शन घुमा रहे थे, फ्लक्स भी क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। इसका मतलब कि एरिया का डायरेक्शन कहीं ना कहीं फ्लक्स को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। और जब डायरेक्शन इफेक्टेड करता है, इसीलिए एरिया को हम लोग कैसा कंसीडर कर रहे थे, वेक्टर के जैसा। और इस एरिया का डायरेक्शन हम लोग हमेशा कैसे लेते थे, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं क्या बोलूं कि अगर ये रूम है तो ये एक क्लोज सरफेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्लोज सरफेस है तो इस रूम में 4 दीवार आपको दिख रहा होगा, एक नीचे का फर्श दिख रहा होगा, एक ऊपर का छत दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं इस छत का, तो मैं पूछूं कि इस छत का एरिया कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया निकल जाएगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब मैं पूछ रहा हूं क्या कि इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैंने क्या सिखाया है कि परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इस फर्श का एरिया निकालने बोलूं तो आप लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन वो क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैं पूछूं कि डायरेक्शन किधर होगा, तो परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर। तो बाहर का मतलब हमारा बाहर किधर होगा, नीचे के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस दीवार का मैं एरिया पूछूं तो लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, लेकिन डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर और किधर, बाहर के तरफ। इसी में हम लोग अगर प्लेन सरफेस के लिए बात करते थे, तो प्लेन सरफेस के लिए क्या होता था कि हमेशा जो है सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ये हमेशा कैसा होता था, सेम होता था। जैसे छत है तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बाहर लूं तो भी ऊपर के तरफ, आपके पास परपेंडिकुलर बाहर लूं तो भी किधर, ऊपर के तरफ, और दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते थे किसके लिए भाई, कर्व सरफेस के लिए। अगर हम लोग बात करते थे किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, तो कर्व सरफेस के लिए देखो, अगर ये है कर्व सरफेस तो यहां पर परपेंडिकुलर बाहर लेंगे तो कुछ ऐसा होगा, और यहां पर परपेंडिकुलर बाहर लेंगे तो कुछ ऐसा होगा। और आपको दिखेगा कि ये दोनों एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तब मैं इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी कर्व सरफेस रहे तो एरिया के डायरेक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या करिए, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लीजिए, और इस छोटे से एलिमेंट एरिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन अगर मुझे लेना पड़े तो इसका डायरेक्शन कैसा लेंगे, परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डीएस। अब बोलोगे कि इससे फायदा क्या है, तो ये बताओ कि ये अगर एक स्फेरिकल सरफेस है तो ये स्फेरिकल सरफेस प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। मतलब कि अगर मैं इसके हर पॉइंट पे मैं एरिया का बात करूं तो एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, और ये सारा एरिया का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस पूरे सरफेस को एक बार में कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब क्या कि जब भी आपके पास कर्व सरफेस रहे तो एक बार में पूरे सरफेस को लेकर के हमको चलना नहीं है, क्योंकि हर जगह एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अलग अलग। लेकिन अगर मैं इसमें से एक छोटा सा काट लूं, ये छोटा सा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कितना छोटा ये सोचो। तो मैं बार बार एग्जांपल आपको देता हूं कि अपना जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ कैसा है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल है तो अर्थ का सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस की कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। लेकिन हम जहां पर खड़े हैं वहां पर जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो कर्व दिखता है कि प्लेन दिखता है। कारण क्या है कि बहुत बड़े स्फीयर में हम एक बहुत छोटा सा जगह अगर देखते हैं तो वो छोटा सा जगह हमको कैसा दिखता है, प्लेन दिखता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो प्लेन दिखता है, तो अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट आपको कर्व सरफेस दिखेगा कि प्लेन सरफेस दिखेगा। और जब प्लेन सरफेस दिखेगा तो एरिया हमेशा किधर होगा,
कांस्टेंट डायरेक्शन में, एक जैसे डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद मैं आपको क्या बताया था? फ्लक्स के बाद मैं आपको क्या बोला था? फ्लक्स के बाद मैंने आपको सिखाया था क्या? गॉस लॉ। जो गॉस लॉ क्या कहता है? जो गॉस लॉ क्या कहता है? द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज्ड सरफेस। और ये क्लोज्ड सरफेस कैसा होना चाहिए? 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल? हमेशा ध्यान रखना कि ये क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए? 3 डायमेंशनल इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, कि किसी भी सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज रहेगा, मान लो क्या कि ये एक अपना 3 डायमेंशनल सरफेस है और इस 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर में चार्ज है कितना? Q। तो आपसे बोला गया क्या गॉस लॉ के स्टेटमेंट में कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस के अंदर में, वो किसके बराबर में? तो Q इनसाइड जितना भी है बाय ε0 टाइम्स, मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस का 1/ε0 टाइम्स होगा फ्लक्स। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू Q इनसाइड कितना है? Q और ε0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर चार्ज बाहर है सरफेस के तो उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। मैं आपको सिखाया था कि देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द सरफेस, कि अगर सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज है तो उसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? कि आपको मैं फ्लक्स का साइन में डिसाइड करवाया था कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सिंपल एडिशन द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और तो मैं आपको बोला था कि कब फ्लक्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और कब फ्लक्स को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो मैं आपको बोला था क्या कि जब भी फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर की तरफ जाए, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होगा ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो इस सरफेस से बाहर जा रही है। तो बाहर जाने वाले फ्लक्स को हम लोग कैसा लेते थे? पॉजिटिव। और अगर इसी सरफेस के अंदर में हम लोग नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा? इनफाइनाइट से आएगा और चार्ज में आकर के मिल जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि सारा लाइंस सरफेस के अंदर आ रही है, और सरफेस के अंदर आने वाले फ्लक्स को हम लोग कैसा लेते थे? नेगेटिव। तो अगर मान लो भाई कि कोई सा एक सरफेस है, मान लीजिए कि कोई सा एक सरफेस है और इस सरफेस के बाहर कहीं पर प्लस Q रखा हुआ है, तो इस प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब आप अगर यहां से फील्ड लाइंस को देखेंगे तो जितना लाइंस यहां से सरफेस में एंटर कर रहा है, तो एंटर करने वाला कैसा? नेगेटिव। उतना ही लाइंस यहां सरफेस से बाहर भी हो जा रहा है, मतलब कि जितना नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स का बात करें तो फाइनेट कितना हो जाएगा? 0। इसका मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको दिखाया। फाइनली इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था मैंने, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बोला था क्या कि भाई अपने पास एक हेमीस्फेरिकल बॉल है जो ऊपर से खुला हुआ है। एक हेमीस्फेरिकल बॉल है जो ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कितना? Q। तो मैं बोला था क्या कि बताओ कि फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड से भी निकाले थे फ्लक्स का डेफिनेशन लगा करके। कैसे लगाए थे फ्लक्स का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो भाई फ्लक्स का डेफिनेशन मैंने फाई इक्वल टू तुमको क्या सिखाया हुआ है? इंटीग्रेशन E डॉट कितना ds। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बताओ कि ये हेमीस्फेरिकल बॉल है तो ये फ्लैट सरफेस है कि कर्व सरफेस है? कर्व सरफेस है। तो एक बार में पूरा सरफेस कंसीडर करेंगे कि एलिमेंट काटेंगे? एलिमेंट काटेंगे। और जब भी हम एलिमेंट काटेंगे, कहीं पर भी मान लीजिए कि हम छोटा सा एलिमेंट अगर हम यहां पर काटते हैं
तो इस एलिमेंट एरिया का अगर एरिया वेक्टर का बात करें तो परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ होगा कि नहीं, डायरेक्शन होगा। अब बताओ वो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा होता है, टुवार्ड्स द चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एरिया वेक्टर डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है भाई, तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, एंगल बिटवीन वेक्टर डीएस एंड वेक्टर ई का, वेक्टर डीएस और वेक्टर ई के बीच का एंगल अगर हम लोग बात करें तो थीटा इक्वल टू कितना दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है। अच्छा ये बात बताइए कि ये स्फेरिकल बॉल है, तो इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस हर जगह कैसा होगा, हर जगह कैसा होगा, सेम होगा। अगर मेरे भाई यहां पर रेडियस ये आर है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा। एक बात बताओ कि अगर हमको सरफेस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस का अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज है कोई सा प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था कितना, के क्यू बाय, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बताओ कि इस सरफेस पर अगर मैं कहीं भी बात करूं तो इस पॉइंट चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस होगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, के, चार्ज कितना, क्यू, और डिस्टेंस कितना। ये बताओ कि के कांस्टेंट है कि नहीं है, क्यू चार्ज आपको गिवन है कि नहीं है, गिवन है मतलब कांस्टेंट है। और ये आर रेडियस भी हमेशा एक जैसा रह रहा है, इसका मतलब आर भी क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरा का पूरा ये आपका हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों कि के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, जब सारा भाई कांस्टेंट ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या इतने में। अब यहां से हम लोग चीज को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि अगर हम यहां से फाई इक्वल टू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस को, आपको मैंने बताया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट बी को हम लोग कितना लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा के बराबर। ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया, आपको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी कितना, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डीएस को ये बताओ कि ई डीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको ध्यान में हो तो थीटा का वैल्यू कितना है, किसके किसके बीच का एंगल, ई और डीएस के बीच का एंगल। अगर हम लोग यहां पर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखते थे तो थीटा को लिखते थे कि जो थीटा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब जिस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं थीटा उसी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहां हम लोग ई और डीएस का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये जो थीटा होगा वो किसके किसके बीच का एंगल होगा, ई और डीएस के बीच का एंगल, और ई और डीएस के बीच का एंगल है कितना। तो भाई साहब यहां मैं अगर फाई इक्वल टू इस ई डीएस और कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति है क्या। और अगर आप थोड़ा सा गणित जानते हैं तो आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और जब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू मेरे भाई 1 होता है तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डीएस के बराबर में। कोई आपत्ति है क्या। इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो। मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या कि जो भी टर्म कांस्टेंट रहे उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में क्या करना है। तो ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है, और जब कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। और जब बाहर करेंगे तो आपका फ्लक्स इक्वल टू कितना बच जाएगा, ई टाइम्स इंटीग्रेशन डीएस, और इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन डीएस का, तो इंटीग्रेशन डीएस का प्रैक्टिकल मीनिंग में क्या बोला था आपको कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे 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 टर्मों को एक जगह करना, जोड़ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या हुआ
कि अपने पास जो ढेर सारा डीएस है, इस डीएस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि इसके प्रैक्टिकल मीनिंग को समझने पर चलते हैं कि ये बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा गया है। ये कितना छोटा एलिमेंट है, बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट है। अब इस छोटे छोटे कितने सारे एलिमेंट इस पूरे हेमिस्फीयर पे काटा जा सकता है, बहुत सारा काटा जा सकता है। मान लो पूरा पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम अगर छोटा छोटा प्लॉट का बात करें तो कितना प्लॉट काट सकते हैं, इनफाइनाइट प्लॉट काट सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्लॉट है और ये पूरी पृथ्वी है, तो इस पर हम ऐसा कितना प्लॉट काट सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर हम इस सारे प्लॉट को जोड़ देंगे तो फिर से मेरा पूरा पृथ्वी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब कि डीएस को सारे को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा टोटल हेमिस्फीयर बन जाएगा और यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर में, सरफेस एरिया किसके, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर में, कि हेमिस्फीयर है अपना और हेमिस्फीयर पर से हमने क्या किया है, छोटा छोटा टुकड़ा काटा है। फिर से सारे छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देंगे तो पूरा हेमिस्फीयर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा गणित में कि अपने पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। तो पूरा को लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर, तो भाई आधा को कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू कितना, 2 पाई r स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि पीछे से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का वैल्यू पता है। इस दोनों वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या करेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ ई एंड इंटीग्रेशन डीएस इन इक्वेशन 1, कि जब इक्वेशन 1 में आप ई का वैल्यू और इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू रखेंगे तो आपको याद होगा कि K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है और इसी K को हम लोग लिखते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना, K को कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि इस दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कितना, फ्लक्स फाई इक्वल टू E के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं कि नहीं, Q बाई कितना, r स्क्वायर। ये था E का वैल्यू और इंटीग्रेशन ds का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 2 पाई r स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखो कटने वाला क्या क्या टर्म है, r स्क्वायर से r स्क्वायर जाएगा, पाई से पाई जाएगा और 2 से 2 बार में बचा क्या, ऊपर में Q बचा, नीचे में 2 बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा। इसका मतलब कि जो आपका फ्लक्स फाई इक्वल टू हुआ वो कितना हुआ, Q बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और ये हुआ आपका क्या आंसर, जिस आंसर को हमने अभी किससे निकाला है, एनालिटिकल मेथड से। कहीं ना कहीं ये मेथड्स बहुत लंबी चौड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं ये मेथड क्या हो रही है, बहुत लंबी चौड़ी हो रही है। और इसी लंबाई चौड़ाई से बचने के लिए हमने सीखा है क्या, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ सीखने के लिए मैंने तुमको एक इमेजिनरी टर्म बताया था, कि एक नया कॉन्सेप्ट बताया था किसका, एक नया टर्म बताया था किसका, गसियन सरफेस का, गसियन सरफेस। और इस गसियन सरफेस के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाया था, आपको याद होगा कि ये कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। दूसरा बात, ये कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तीसरा, ये हमारे लिए अधिक यूजफुल तब हो जाता है जब ये कैसा हो, जब ये कैसा हो, सिमेट्रिक हो। वैसे नॉन सिमेट्रिक के लिए भी गॉस लॉ वैलिड है, क्लोज रहे बस, चाहे सिमेट्रिक रहे चाहे नॉन सिमेट्रिक रहे, गॉस लॉ वैलिड है। लेकिन हमारे लिए यूजफुल केवल ये तब होता है जब कैसा रहे, सिमेट्रिक सरफेस। इतनी बातें आपको आती है। गॉस लॉ में आपको सीधा सीधा बात क्या याद रखना है कि आपने जो गॉस लॉ पढ़ा है, ये गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा ये कितना, Q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और ये Q भी कैसा, आउटसाइड वाला नहीं, ये Q कैसा, इनसाइड वाला, कि सरफेस के अंदर में कितना चार्ज रहेगा। जो बातें मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? अब चलो कि इतना सारा कॉन्सेप्ट से, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम लोग फ्लक्स निकाल के देखते हैं पिछले क्वेश्चन का ही। तो पिछला क्वेश्चन क्या है अपना, पिछला क्वेश्चन है क्या कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है +Q
आपको क्या निकालना है, इसके कारण फ्लक्स कितना होगा। आप ये बताइए कि क्या ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है क्या, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ओपन हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो ये ओपन सरफेस है, तो भाई साहब गॉस लॉ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों कि गॉस लॉ किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए। गॉस लॉ के लिए आप सीधे ध्यान रखिएगा, फॉर एनी 3D क्लोज सरफेस के लिए ये केवल वैलिड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन क्लोज सरफेस नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम अपने दिमाग में ये बात चलाएंगे क्या कि हम कुछ ऐसा करें कि ये सरफेस क्या हो जाए, क्लोज हो जाए और सिमेट्रिक भी रहे। तो एक बात बताओ कि नीचे से एक ढक्कन है और ऊपर से अगर हम एक सेम ढक्कन लगा दें तो अब ये क्लोज सरफेस होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक है कि नहीं है, चारों तरफ से बंद है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब भाई ये क्लोज सरफेस भी है, सिमेट्रिक भी है और चारों तरफ से बंद भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ कि गॉस लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो अगर गॉस लॉ हम लगाएंगे तो ये क्या कहता है कि फॉर स्फेरिकल सेल, फॉर स्फेरिकल क्लोज्ड सेल अगर हम बात करेंगे, फॉर स्फेरिकल क्लोज सेल अगर हम बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है और बाय कितना, ये पूरा स्फेयर के कारण आया है। बात समझ में आया कि नहीं, पूरे स्फेयर के कारण कितना आया है। अब ध्यान से देखना कि फ्लक्स का डेफिनेशन में क्या बताया था तुम्हें, फ्लक्स का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर कितना लाइन पास कर रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। ये मान लो कि फील्ड लाइंस है और ये सारे के सारे सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स इक्वल टू हम लोग कितना लिखते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों कि इस सरफेस से होकर के कितना लाइन पास कर रहा है। अब जरा सा ध्यान देना कि हमको ये पता है कि इस पूरे टोटल स्फीयर के लिए जो फ्लक्स है वो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा आप बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर में है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सिखाया है कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अवे फ्रॉम द चार्ज बनाता है, और चारों तरफ ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ये मैं आपको सिखाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको याद होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो आपको कुछ ऐसा दिखता था पॉजिटिव चार्ज के कारण। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो टुवर्ड्स द चार्ज रहता, केवल हम लोग क्या करते, एरो का डायरेक्शन बदल देते। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ये बात बताइए आप मुझे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चारों तरफ अपना फील्ड निकालेगा कि नहीं निकालेगा, निकालेगा। अगर भाई निकालेगा तो ये बताओ कि नीचे से कितना निकलेगा, अगर निकालेगा तो नीचे से कितना फील्ड लाइंस निकलेगा, जितना ऊपर से निकलेगा उतना ही, जितना ऊपर से निकलेगा उतना ही फील्ड लाइंस कहां से निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चारों तरफ लाइंस निकलेगी, आधा लाइंस ऊपर से निकल जाएगा, आधा लाइंस मुझे निकालना किसके कारण है, केवल नीचे वाले के कारण ना, हेमिस्फीयर के कारण। ये फ्लक्स तो टोटल स्फीयर के कारण है। इसका मतलब टोटल स्फीयर से जितना लाइन निकल रहा है उसका आधा लाइन निकलेगा किधर से, नीचे से। और जब आधा लाइन निकलेगा नीचे से तो भाई साहब जो हमको निकालना है किसके कारण, तो फ्लक्स ड्यू टू हेमिस्फीयर। अगर हमको हेमिस्फीयर के कारण, या फ्लक्स ड्यू टू नहीं लिखेंगे, फ्लक्स अक्रॉस द, फ्लक्स अक्रॉस द हेमिस्फीयर अगर हमको निकालना है तो फाई इक्वल टू 1/2 टाइम्स क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग कितना लिखेंगे, क्यू बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखो कि पीछे जो बनाए हैं तो भी उतना ही आंसर आया है, यहां जो बनाए हैं तो भी, लेकिन आसान कौन सा, ये वाला कि पीछे वाला, ये वाला। तो चीजों को आसान करने के लिए ही लॉ लाया गया है। किस लॉ को, गॉस लॉ को। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए कि एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गॉस लॉ का ही, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गॉस लॉ का ही, कि इसमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या कि अ पॉइंट चार्ज,
a point charge plus q is placed at the center of a cubical box having side A। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक क्यूब के जैसा बॉक्स है और उस क्यूब के जैसे बॉक्स के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना, प्लस क्यू। तो आपको क्या कह रहा है, क्या कि फाइंड द फ्लक्स अक्रॉस वन ऑफ इट्स सरफेस, कि इसके किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, ये आपको देखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अपने पास बॉक्स कैसा दिया हुआ है भाई, क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है। तो क्यूबिकल हम लोग एक बॉक्स बनाने का कोशिश करते हैं, और ये क्यूबिकल बॉक्स मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि ये अपना एक क्यूबिकल बॉक्स है, जिस क्यूबिकल, हाँ जी जाइए आराम से, ये क्यूबिकल बॉक्स आपको दिख रहा है क्या? अब इस क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर पे क्या कह रहा है आपको कि चार्ज कितना रखा हुआ है? इस क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है? ये बताओ कि ये क्यूबिकल बॉक्स है तो चारों तरफ से बंद है कि नहीं है? क्यूबिकल बॉक्स है तो चारों तरफ से बंद है। अच्छा, इस क्यूबिकल बॉक्स में सरफेस कितने हैं? सरफेस कितने हैं? रूम को मान लो क्यूबिकल सरफेस, तो 4 दीवार, एक ऊपर और एक, कितने, 6 सरफेस। अच्छा, अगर ये क्यूब है तो इसका साइड भी आपको दिया हुआ है, कितना, लेंथ भी ए, विड्थ भी ए और हाइट भी कितना, मतलब कि सारे सरफेस का एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा। सारा स्क्वायर के जैसा दिखेगा और सारे का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब, अगर हम बात करेंगे फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब अगर हम बात करेंगे तो फाई इक्वल टू अपना गॉस लॉ क्या कहता है कि क्यू बाय कितना, लेकिन ये फ्लक्स कितने सरफेस के कारण है, 6 सरफेस के कारण। क्यों कि मान लो कि इस रूम के बीच सेंटर पे रख के हम एक बम को ब्लास्ट कर दे तो जितना नुकसान इस दीवार को होगा उतना ही इस दीवार को होगा, उतना ही छत को होगा, उतना ही सारे सरफेस से कितने पार्टिकल बाहर निकलेंगे, इक्वल पार्टिकल बाहर निकलेंगे। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर यहां से फील्ड लाइन निकलेगा तो 6 दीवार से होकर के निकलेगा, लेकिन हमको निकालना किसके कारण है, तो केवल फाइंड द फ्लक्स अक्रॉस वन ऑफ इट्स सरफेस, केवल एक सरफेस के कारण। तो 6 फ्लक्स से इतना, ठीक ना। तो अगर हमको निकालना है क्या कि फ्लक्स अक्रॉस वन सरफेस, अगर हमको एक सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकालना है तो फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/6 टाइम्स कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी बेस पर आपके एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है जो जरा सा ध्यान से देखिएगा कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे, एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जरा सा ध्यान से देखना। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर सीट है और इस स्क्वायर सीट का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस 10 सेंटीमीटर के बॉक्स के ऊपर में 5 सेंटीमीटर हाइट पर, कितने पर, 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है +10 माइक्रो कूलॉम का। कितने का चार्ज रखा हुआ है, +10 माइक्रो कूलॉम का। तो बताइए कि इस सीट से फ्लक्स क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए कि फ्लक्स क्या होगा। अब तुम बताओ कि ये सीट क्लोज्ड सरफेस है क्या, ये सीट क्लोज सरफेस नहीं है, तो यहां पर हम डायरेक्ट गॉस लॉ लगा पाएंगे क्या, डायरेक्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाने के लिए अपने को क्या करना होगा, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम मन ही मन सोच लेंगे कि ये नीचे वाला देखो कि लेंथ और ब्रेथ दोनों का सेम है, मतलब स्क्वायर के जैसा सीट है। और इस स्क्वायर सीट से अगर हम क्या करें कि मन ही मन क्या करें भाई, कि मन ही मन हम क्या करें, कि मन ही मन हम क्या करें, एक अगर क्यूब बना दे इस स्क्वायर सीट से, अगर हम क्या करें कि मन ही मन एक क्यूब बना दे। देखो क्यूब मेरा गड़बड़ हो रहा है, तुम लोग इसको सुधारो भाई, ये ऐसे चल, मान ले जो भी है, लग रहा है क्यूब के जैसा,
लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? मन ही मन क्या किए, क्यूब बना दिए। अब जरा सा ध्यान से देखो, ये पिछले वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया? पिछले वाला सवाल बन गया। तो जब पिछले वाला सवाल बन गया मेरे भाई, तो ध्यान से देखना कि अगर हमको लिखना हो फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब, तो फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब लिखेंगे तो बाय गॉस लॉ हम लोग क्या जानते हैं? गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितने सरफेस के कारण? 6 सरफेस के कारण। हमको निकालना केवल किसके कारण है? एक सरफेस के कारण। तो अगर हमको निकालना हो फ्लक्स अक्रॉस द स्क्वायर शीट, तो अगर स्क्वायर शीट के कारण फ्लक्स निकालना हो तो 6 के कारण इतना है, तो 1 के कारण 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि 1/6 चार्ज है कितने का? 10 माइक्रोकूलम का। कितना लिखेंगे? 10 इंटू 10⁻⁻6 और बाय नीचे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। हमको क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स का अगर आपको याद होगा कि यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट क्या लिखेंगे? सीधे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं? यही क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? एनसीईआरटी में। और ये किसका क्वेश्चन है? गॉस लॉ का क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो 5 सेंटीमीटर, यहां एरिया का यूज ही नहीं आएगा, ठीक ना? एरिया का यूज ही नहीं आएगा। ये 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इसीलिए दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ये 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसीलिए दिया है कि आप सिमेट्रिक सरफेस बना सकें। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का साइड है तो इसका हाइट ये टोटल कितना होगा, और इसमें 5 सेंटीमीटर पर चार्ज रखा है, मतलब छत से भी इसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना होगा, और यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डाटा इसीलिए दिया है कि चार्ज को आप सेंटर में ले सकें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो सोचो जरा सा कि ठीक बीच में बम ब्लास्ट होगा तब सारे दीवार छत फर्श को एक जैसा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस कोने में बम ब्लास्ट हो तब उधर वाला ज्यादा नुकसान होगा। मतलब अगर ये चार्ज को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इस दीवार से ज्यादा लाइन निकलने लगेगा, इससे कम लाइन निकलने लगेगा। तो हम लोग सेंटर पे रखने के लिए ही क्या करते हैं? इस डाटा का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम आपको कॉर्नर वाला कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे कि कैसे करना है, लेकिन आज नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है? फ्लक्स निकालने के लिए आप देखो कि इतने के बाद अब हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं। क्लास में बहुत सारे नए लोग हैं, जो लोग पीछे बहुत सारी चीजें छोड़े हुए हैं, या जो लोग नए 1-2 दिन से ज्वाइन किए। तो आज जो मैं अभी आपको रिकैप्चुलेट कर दे रहा हूं, बस आप उतना बात याद रखेंगे, और उतना बात याद रखेंगे तो कल से जब हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रिकैप्चुलेशन में आपको मैं जहां से क्लास शुरू किया था वहीं से बातें शुरू करूंगा आपको कि पहला बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो डेफिनेशन होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको क्या डेफिनेशन याद रखना है? फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। और इस ई डॉट डीएस में हम लोग वेक्टर में ये बात पढ़ते हैं कि अगर 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा में थीटा जो है ये क्या है आपका? तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या? वेक्टर बी। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप इसको फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया है स्केलर क्वांटिटी, एरिया है क्या? लेकिन यहां पर देखो कि मैं क्या बोला था तुमको कि ये फ्लक्स क्या होता है। तो किसी भी सरफेस से होकर के कितना फील्ड लाइंस निकलेगा, उसी फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स। जैसे मान लो क्या कि ये खिड़की है एक सरफेस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस खिड़की से होकर के कितना हवा बाहर जाएगी या अंदर आएगी, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एयर फ्लक्स। हवा कितनी जाएगी या आएगी उसको क्या बोलेंगे? अब एक बात तुम मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से इस पंखा को पकड़ूं, इस पंखा को मैं पकड़ूं, तो अभी बताओ तो इस खिड़की से कितनी हवा जाएगी? कोई हवा नहीं जाएगी। अब मैं इस पंखा को क्या करूं? घुमाना शुरू करूं, मतलब मैं एरिया का डायरेक्शन क्या कर रहा हूं? अभी कितनी हवा जाएगी? थोड़ी सी।
लेकिन मैं इस पंखा को पूरा घुमा करके उस खिड़की के सामने कर दूं तब, मतलब कि जैसे जैसे डायरेक्शन बदल रहे हैं, थीटा का वैल्यू बदल रहा है, वैसे वैसे एयर का अमाउंट भी क्या हो रहा है। इसका मतलब थीटा के चेंज होने से फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होता है। इसका मतलब एरिया का डायरेक्शन चेंज होने से फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो जब भी डायरेक्शन बदलने से कोई चीज प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको वेक्टर के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग यहां एरिया को कैसे ट्रीट करते हैं और डायरेक्शन। तब सवाल उठता है क्या कि भाई साहब अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकालना मेरे को आता है, लेकिन डायरेक्शन कैसा मानेंगे। तो मैं वहां तुमको दो बातें बताया था, एक क्लोज सरफेस के लिए, एक ओपन सरफेस के लिए। तो ओपन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आप ले सकते थे, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए क्या बोला था, हमेशा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो दोनों में कॉमन बात क्या था, परपेंडिकुलर और। इसीलिए हम लोगों ने एक रूल बना लिया क्या कि आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कैसा रखना है, परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। जब भी कर्व सरफेस रहे तो कर्व सरफेस के लिए हम लोग एक बार में पूरा सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कि हर एक पॉइंट पे एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंट। तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे सरफेस में तोड़ेंगे। अब ये छोटा सा सरफेस क्या करेगा, प्लेन सरफेस के जैसे बिहेव करेगा और अपना काम क्या कर देगा, आसान। इतना बात आपको फ्लक्स में याद रखना है। और दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, गॉस लॉ का। गॉस लॉ में यही सीखे हैं क्या कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस होगा। ये क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सर्कुलर है तो इसको क्लोज सरफेस कह देंगे। कैसा होगा ये, सिलिंड्रिकल हो सकता है, ऊपर नीचे से बंद रहे, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। सारा सरफेस कैसा हो, 3 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल नहीं हो। उससे जो निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस, की सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। ये क्या है आपका गॉस लॉ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि अगर हम गॉस लॉ को और फ्लक्स के डेफिनेशन को मिलाएंगे तो अपना देखो कि फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना होंगे, ई डॉट ds के बराबर में। और गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल टू जो होंगे वो कितना, क्यू इनसाइड बाय कितना। जरा सा ये बात बताओ कि ये फ्लक्स जो है वही चीज ये भी है। इस दोनों इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो भाई साहब आप ये बताइए कि इस दोनों को मिला करके हम फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे किसमें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। बात समझ में आ रहा है क्या। फ्लक्स को और गॉस लॉ को मिला करके जो रिजल्ट आ रहा है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये बात है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसी पूरे कहानी को हम लोग यूज करेंगे। और आपको अगर याद हो तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, अगर क्यू रखा हुआ है r डिस्टेंस पर तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लीनियर चार्ज रहता था तब निकालते थे, बहुत लंबा चौड़ा मेथड होता था, है कि नहीं। कोई सीट रहेगा, उस सीट के कारण कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये सब तो सर एनालिटिकल मेथड में पढ़े भी नहीं थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी वॉल्यूम पर चार्ज रहेगा, पॉइंट चार्ज नहीं रहे। ये भी तो हो सकता है कि ये क्यूबॉइड के जैसा बॉडी है और इस पूरे बॉडी में अंदर बाहर एकदम पूरा चार्ज भरा हुआ है। अब इसके कारण हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें गॉस लॉ से ही बनती है। क्यों कि जैसे जैसे एनालिटिकल मेथड कूलॉम्स लॉ यूज करते थे, ये सब चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। इसी चीज को आसान करने के लिए हम लोग क्या लाए, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लाए और गॉस लॉ लाए। और इस दोनों चीज को मिलाकर के हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे। बात आपको केवल इतना याद रहे कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग के को लिखते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना, आर स्क्वायर। अगर ये कांस्टेंट है, क्यू गिवन है, कांस्टेंट है, क्यू दिया रहेगा कि कितना चार्ज दिया हुआ है,
इसके बाद R दिया हुआ रहेगा कि कितना चार्ज दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और आपको अगर और एक बात याद हो तो आपको मैं कभी पढ़ाया था क्या? आपको मैं कभी क्या पढ़ाया था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ाया था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने पढ़ाया था क्या? कि कोई लाइन है और इस लाइन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको क्या बोलते थे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए एक टर्म लाते थे लैम्डा इक्वल टू कितना? Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो कि दुनिया में 3 तरह का बॉडी हो सकता है। एक बॉडी लीनियर बॉडी, 1 डायमेंशनल। दूसरा बॉडी 2 डायमेंशनल, कागज का सीट हो। तीसरा बॉडी 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल नाम का कोई चीज। तो इस तीनों डायमेंशनल बॉडी के लिए हमको 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें पहला होगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमको क्या पढ़ना है? 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमको पढ़ना है क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तीसरा 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछ देगा क्या कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है। 4 ऑप्शन रहेगा, अगर आपको आता रहेगा तो आप खट मार दोगे, ठीक ना। आपसे पूछ देगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है। आपसे डायमेंशन पूछ सकता है, डायमेंशन पीछे कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए ये बहुत आसान टॉपिक है, जहां से हम लोग कल शुरू करेंगे और कल गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन देखेंगे और फिर धीरे धीरे 3-4 दिन में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन शर्त इतना ही है कि आज के लेक्चर में, जिसमें मैंने गॉस लॉ पर कुछ क्वेश्चन किए, चीजों को कंक्लूड किया, फ्लक्स से रिलेट किया, एरिया वेक्टर का डिस्कशन किया, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। और आएगा तो आपको गारंटी है कि अगला क्लास आपको 100% समझ में आएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो भी ये गारंटी है कि 80% 90% समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? एक बार रिवीजन करके आइएगा, काफी आज के लिए इतना।